Hello everyone, I am back with the 9th lecture of the chapter The Enemy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Sadao had finished his operation and the prisoner is now into his senses. He is now conscious and now he can see that where is he, and he finds that he is in the house of Japanese. Now he is very afraid, but Hannah tries to calm him down, and when Sadao comes in his room to examine his wound, he tries to talk to Sadao. He asks him, Sadao also scolds him for not trying to sit, because he scolds him that do you want to die? If you will keep repeating the same thing, if you will give stress on your wound, you can die. So he scolds him, which shows that Sadao cares for the prisoner. Hannah also feeds the prisoner with her own hand, and now we saw that the prisoner asks a question from Sadao. And what was the question? That what are you going to do with me? कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? But Sadao has no answer. Sadao chooses to stay quiet. He does not answer his question, but the prisoner asks again, and now we will see that what happens, what is the answer of Sadao, and what is he going to do with the prisoner, what he actually thinks. So, what are you going to do with me? The boy muttered. बॉय लड़का उससे पूछता है कि तुम आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? और सदाव 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है. सदाव डिड नॉट आंसर. वो अपना एग्जामिनेशन, वो उसके घाव को देख रहा होता है कि उसका घाव भरा है या नहीं, उसका घाव ठीक है या नहीं, और इतने में ही वो अपना काम फिनिश करके वो उसको चादर उड़ा देता है कि आराम करो, ये सब बात का तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विथ यू, ही सेड. सदाव कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ. मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको पता होता. सदाव तो इसी डायलेमा में अभी तक है ना, शुरू से लेकर के अभी तक यही डायलेमा है कि आखिर उसके साथ क्या किया जाए. तो अगर उसको वो एक फर्म डिसीजन पे आ जाता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, इतनी परेशानी ही नहीं होती. लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि उसको खुद डायलेमा में है कि ही शैल चूज़ हिज ड्यूटी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर हिज कंट्री, और शैल ही चूज़ हिज ड्यूटी और हिज वर्क एज अ डॉक्टर. what shall he do? सवाल सबसे बड़ा ये है कि उसको क्या करना चाहिए. दिस इज़ द मेन डायलेमा. तो what will he choose? His duty or his country, his patriotism? So उसको खुद को नहीं पता. तो वो यही बात बताता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ. I ought of course to give you to the police. यहाँ पे बार बार एक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, ought. मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है कि ought का मतलब है कि कर्तव्य की जब बात आती है, ड्यूटी की जब बात आती है तो ought लगाते हैं. तो यहाँ पे वो हर सेंटेंस में यही बोल रहा है कि आई ought of course to give you to the police. मेरा कर्तव्य तो यही है कि मुझे तुम्हें दे देना चाहिए पुलिस को. मेरा कर्तव्य तो यही बोलता है कि मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. तुम एक कैदी हो. जो वॉर के दौरान जो प्रिजनर्स को कैद किया जाता है तो उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं, कि तुम एक कैदी हो. नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग. और प्लीज़ मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से बात मत करो. क्योंकि क्या होता है, बात करने से अटैचमेंट होती है. वो उसके साइड ऑफ स्टोरी सुनेगा, ये अपना कुछ बताएगा, तो उससे हो सकता है कि अफेक्शन क्रिएट हो जाए, लगाव हो जाए. और ये सदाव नहीं चाहता था, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होगा सदाव के लिए डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल होगा. इसलिए सदाव कहता है कि नहीं, प्लीज़ मेरे से कोई बात मत करो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. और वो जैसे ही वो जो आदमी है वो कुछ बोलने वाला होता है, जैसे ही वो बोलता है कि तुम कैदी हो, तो इस बात पे जो प्रिजनर है, जो अमेरिकन है, वो कुछ बोलने वाला होता है. वैसे ही सदा उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है कि नहीं, चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता है. वो सुनेगा, उसको लगाव होगा, उसके लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी. ठीक है. और वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता है. देखा जाए तो पार्शियली तो उसने कर दिया है ना, लेकिन वो नहीं चाहता है और अपने आप को मुश्किल में डालना. डू नॉट टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. वो बोलता है कि
नहीं, चुप हो जाओ एकदम, अपना नाम भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं पूछूँ ना, मुझसे बात मत करो, मुझे इनफैक्ट अपना नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुमसे ना पूछूँ, इसलिए मेरे से कोई बात भी मत करो तुम। ये रीज़न बार बार ये बोलने का यही था कि वो बात करेगा उसकी अटैचमेंट बढ़ेगी, और वो नहीं चाहता था कि उसका लगाव उस प्रिजनर के साथ बढ़े। ठीक है। They'd look at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. वो लोग एक दूसरे को, जैसे ही वो मना कर देता है तो प्रिजनर सोचता है जब ये मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, ये मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता है तो ठीक है। तो वो लोग एक दूसरे को एक मोमेंट के लिए देखते हैं, कुछ एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और सदा वो प्रिजनर समझ जाता है कि ये मेरी बात नहीं सुनेगा, तो इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करता है और दीवार की तरफ चेहरा फेस कर लेता है और लेट जाता है। ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन। तो वो भी उधर दीवार की तरफ अपना चेहरा करके बोलता है ओके, और हिज माउथ इज़ अ बिटर लाइन का मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ बोलना चाहते हो आप और आपको मना कर दिया जा रहा है, बात आपके मुंह में ही रह गई, बात मुंह के अंदर ही रह गई कि, और अब बुरा भी लग रहा है, तो ऐसे मन छोटा करके बोलना, तो उसको बोलते हैं हिज माउथ वॉज अ बिटर लाइन। तो वो कहता है ठीक है, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाव, और गेट के बाहर ये कॉन्वर्सेशन रूम में सदाव और प्रिजनर के बीच में चल रही है, और गेट के बाहर हैना सदाव का इंतज़ार कर रही होती है। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और सदाव उसको देखता है तो ये पाता है कि वो किसी परेशानी में है, कुछ तो उलझन है जिसमें जो हैना को परेशान कर रही, कोई तो बात है। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। और सच में हैना परेशान है, वो सदाव को फटाफट बताती है कि सदाव देखो ना, यूमी बोल रही है कि अगर हम लोग इस प्रिजनर को घर में रखते हैं तो वो लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो लोग हमारे साथ सेफ फील नहीं करेंगे, वो लोग हमारे साथ, अगर हम लोग इसको छुपा के यहाँ पे रखते हैं, इस प्रिजनर को, इस कैदी को, इस अमेरिकन को, तो ये लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि सर्वेंट्स नहीं रहेंगे घर में, इतना सारा काम है, इन लोग को आदत नहीं है सर्वेंट के साथ रहने की, और उस पर भी बड़ी बात कि अगर यहाँ प्रिजनर ये सर्वेंट्स नहीं रहते हैं तो यानी कि ये कभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं, और पुलिस के पास चले गए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी खतरे की बात हो जाएगी। घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसीलिए वो बोलती है कि वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, और कहती है कि सदाव देखो, यूमी कह रही है कि ये सर्वेंट्स, ये हमारे नौकर हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनका कहना है कि जब तक आप इस प्रिजनर को यहाँ रखिएगा हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. अब उनके सर्वेंट्स का ये कहना है, उनके नौकरों का ये कहना है कि सदाव और हैना इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं कि उनका लगाव हो गया है अमेरिकन से, और वो लोग अपनी कंट्री को भूल गए हैं। वो लोग इतने दिनों तक अमेरिका में रहने की वजह से वो लोग अपनी कंट्री की तरफ उनका क्या कर्तव्य है वो भूल गए हैं, यानी कि वो लोग अमेरिकन हो गए हैं, वो लोग अमेरिकन की तरफ लगाव दिखा रहे हैं। तो इसीलिए दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, और उनके नौकरों को ऐसा लगता है कि सदाव और हैना अमेरिकन्स को पसंद करते हैं, इसी वजह से उसकी मदद कर रहे हैं। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि सदाव और हैना अमेरिका में ही मिले थे। सदाव तो 8 साल वहाँ रहे भी हैं, ये मेंशन नहीं है चैप्टर में कि हैना कितने साल रही है, लेकिन वो भी वहाँ पे काफ़ी समय के लिए रही है। ठीक है, तो वो लोग दोनों अमेरिका में रहे हैं, उनकी पढ़ाई वहाँ से हुई है, ये बात नौकरों से तो छिपी हुई नहीं है, उनको भी ये बात मालूम है, क्योंकि वो जो गार्डनर है वो बहुत समय से उनके वहाँ पे काम कर रहा है, तो इस वजह से उनको पता होगा। तो वो लोग आपस में जो डिस्कशन कर रहे थे उनसे उन लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, और यूमी हैना को वो सारी बातें आकर के बता रही है, और उनके हिसाब से उनका कहना है कि ये लोग इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं कि ये लोग अमेरिकन्स को पसंद करने लगे हैं, और अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने एक अमेरिकन को अपने घर में पनाह दी है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। सदाव को गुस्सा आता है ये सब सुन करके, वो चिड़चिड़ा होकर के कहता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अमेरिकन को पसंद करते हैं या हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज़, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, बट आई हैव बिन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। और वो कहता है कि ये बात अलग है
कि अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं, ये बात, और हम सबके दुश्मन हैं अमेरिकन्स, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा सिखाया गया है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने मर रहा है, तुम्हारे सामने वो घायल है, तो तुम उसको मरने नहीं दे सकते हो। मुझे ऐसा ही ट्रेन किया गया है। अगर मैं उस परिस्थिति में हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं अपनी आंखों के सामने उसको मरते नहीं देख सकता या उसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी बनावट ही ऐसी की गई है, मुझे ऐसे ट्रेन किया गया है। डॉक्टर्स को सच में ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि वो दे कांट हेल्प देमसेल्व्स, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर उनके सामने ये। और सबसे बड़ी बात है ह्यूमैनिटी, कि कोई कैसे एक इंसान को अपने आँख के सामने मरता हुआ देखेगा, जबकि वो उसकी मदद कर सकता है, उसको बचा सकता है, ये जानते हुए। एक ऐसे सिचुएशन में होना कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ आप कर सकते हो, आप उस इंसान को बचा सकते हो। आप अगर आप उसको नहीं बचाओगे, आप उसका पूरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा आपके एक लापरवाही की वजह से या आपकी मदद ना करने की वजह से। तो वो यही बात बोल रहा है कि उनको समझने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसे ट्रेन किया गया है कि मेरे सामने अगर कोई मर रहा है या ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में है, तो मैं उसको हेल्प करूँगा। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्शियसली। वो घबरा करके सदाव की बात सुनती है और घबरा के कहती है कि मैं समझती हूँ सदाव, लेकिन सर्वेंट्स ये बात नहीं समझ रहे हैं, वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। नो ही अग्रीड, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो सर्वेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे, तभी तो वो ऐसी बात कर रहे हैं। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। समझने की परिस्थिति में कोई नहीं है, कोई भी, जितने भी सर्वेंट्स हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है कि सदाव और हैना किस सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी वो लोग घर का काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड चल रहा है, खींच रहे हैं किसी तरह। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, लेकिन अब जो सर्वेंट्स हैं वो सतर्क हो गए हैं, ज़्यादा वॉचफुल हो गए हैं, यानी कि वो लोग, उनकी नज़र बहुत तेज़ रह रही है। हर एक कदम पे वो लोग अपने मास्टर्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि मेरे मास्टर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। उनकी कर्टसी में कोई कमी नहीं है, उनके शिष्टाचार में ऐसा नहीं कि वो अपने मालिक को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं या उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या उनको अनादर कर रहे हैं, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, अनफ्रेंडली नहीं है वो अपने कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने मालिक को अनादर कर रहे हैं मालिक का, लेकिन अब उनकी नज़रें वो नाराज़ हैं, कोल्ड हैं, उनकी नज़रें जो है वो अपने मालिक के ऊपर है, क्योंकि वो मालिक पे अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। देयर आइज़ वर कोल्ड का मतलब वो लोग अभी अपने मालिक से नाराज़ हैं, क्योंकि जिसने उसको हायर किया है, उनके मास्टर्स, टू द पेयर कौन है, पेयर यानी कि सदाव और हैना, टू whom they were hired, जिसको इनको हायर किसने किया, हैना और सदाव ने। तो इन्हीं पे अभी ये लोग अपनी नज़र रखे हुए हैं, ये लोग उनसे नाराज़ हैं। हालांकि उनके वो लोग जितना केयर करते थे पहले सदाव और हैना का, आज भी उतना ही केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसमें कोई कमी नहीं आई है, जो सेवा वो लोग करते थे वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन नाराज़गी के साथ। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक दिन ऐसे ही सर्वेंट्स में अपनी बात हो रही होगी, उसमें जो पुराना गार्डनर है, जो बूढ़ा गार्डनर है, वो कह रहा है कि इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, बात बहुत साफ है कि हमारे मास्टर का क्या कर्तव्य था। फिर से ऑट वर्ड आया है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए था उस अमेरिकन के साथ, ये बताने वाली बात नहीं है, उनका कर्तव्य उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ क्लियर, ये बहुत साफ था कि उनको क्या करना चाहिए था। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss garden in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. ये जो बूढ़ा गार्डनर था, ये शुरू से बहुत दिनों से इसने यहाँ पे ये सदाव के घर में था, बहुत दिनों से इनकी सेवा की है उसने, और इसकी स्पेशलिटी थी, ये मॉसेस के साथ बहुत अच्छे से काम करता था। यानी मॉसेस मैंने आपको बताया था कि एक डार्क ग्रीन कलर का प्लांट नहीं बोल सकते हो आप, पानी में निकलने वाला, जिसको काई कहते हैं, तो वो
ये फ्लावर्स के साथ ज़िंदगी भर इसने फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स उगाए हैं, उनके साथ काम किया है और ये मॉसेस में स्पेशलिस्ट है। सदाओ के जो फादर थे उनको एक गार्डन बहुत पसंद था जिसमें बहुत छोटे छोटे मॉसेस हों, ठीक है। तो ये उनका पूरा कारपेट बना के रखता था, मतलब इतने अच्छे से उनकी कटाई छटाई करता था। जैसे गार्डनर्स में भी कला होती है, वो गार्डनिंग में प्लांट बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन कौन से प्लांट को किस शेप में रखना है, कौन सी डाली बड़ी हो गई, कौन सी डाली छोटी हो गई, कौन सी ख़राब हो गई है, वगैरह वगैरह, ये सब गार्डनर में स्किल होता है। तो इसमें भी वैसे ही स्किल्स थे। ये सदाओ के फादर के लिए पूरे जापान में सबसे फाइनेस्ट मॉस को लेकर के आता था, गार्डन्स को बना करके रखता था, मॉस गार्डन। और उसमें एक पत्ता भी दूसरे किसी, उसको इतने अच्छे से साफ़ रखता था हमेशा कि दूसरे एक भी कोई झड़ा हुआ पत्ता आपको कभी उस पर नज़र नहीं आता, यानी कि इसको हमेशा से अपना गार्डन बहुत ही क्लीन चाहिए था। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अपना काम बहुत डेडिकेशन के साथ करता था, बहुत ईमानदारी के साथ करता था। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज़ वेरी वेल दैट ही ऑट टू डू। और वो फिर से कहता है कि मेरे ओल्ड मास्टर, यानी कि सदाओ के फादर की बात हो रही है, कि मेरे पुराने मास्टर का बेटा, यानी मेरे पुराने बड़े मालिक का बेटा, उसको अच्छे से पता था कि उसको क्या करना चाहिए था। He said now, pinching a bird from a bush as he spoke. और उसके हाथ में कली है, उस कली को वो क्या कर रहा है, पिंच कर रहा है, दबा रहा है। और वो कह रहा है कि मेरे मालिक के बेटे को अच्छे से पता था कि उसको क्या करना चाहिए। When the man was so near death, why did he not let him bleed? वो कहता है कि जब वो आदमी, वो अमेरिकन, वो मौत के इतने करीब था तो क्यों उसको मरने नहीं दिया, क्यों उसको बचा लिया। मतलब ये लोग जापानीज़ हैं और ये अमेरिकन के ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल ही उनको अपना दुश्मन मानते हैं। पूरा जापान ही अमेरिकन को अपना दुश्मन मानता था। तो ये बिल्कुल ही सिंपैथी नहीं है, ये एक एज अ पैट्रियट सोच रहा है और बिल्कुल ही इसके मन में अपने उस अमेरिकन के लिए सिंपैथी नहीं है। उसको नहीं लग रहा है कि वो 17 साल का है बस, या उतना घायल है वगैरह वगैरह, जैसा सदाओ सोच रहा है वैसा ये नहीं सोच रहा है। उसके हाथ में एक कली है जो कि वो एक कली को ख़राब नहीं होने दे सकता है। सोचो ये कितनी बड़ी आयरनी है यहाँ पे कि उसके हाथ में एक कली है, वो उसको पिंच कर रहा है, उसको सहला रहा है अच्छे से, और वो उस कली को मरने नहीं देगा। लेकिन वो यहाँ पे एक इंसान है उसके सामने जिसके बारे में ये कह रहा है कि वो अगर मौत के इतने करीब था तो उसको मरने क्यों नहीं दिया। तुम एक गार्डनर होकर के कली को मरने नहीं दे रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, तो यहाँ तो एक इंसान की बात थी, ठीक है। तो ये बात वो नहीं समझ रहा है। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. वो बहुत खुन्नस में है, बहुत उसके मन में भड़ास भरी हुई है। वो कहता है कि जो हमारा मालिक है ना, यंग मालिक यानी कि सदाओ, हमारे छोटे मालिक, वो इतने ज़्यादा, उनमें इतना हुनर है ना ज़िंदगी बचाने का, वो इतने स्किल्ड हो चुके हैं, उनमें इतनी कला आ गई है ना ज़िंदगी बचाने का कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा देते हैं। बस वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है सामने, उनको बस ज़िंदगी हम बचाने से मतलब है। उनको ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कौन है पड़ा हुआ, कौन नहीं है, कौन मर रहा है, या किसकी ज़िंदगी बचानी चाहिए नहीं बचानी चाहिए, इस बात से उनको मतलब नहीं है। क्योंकि गार्डनर के हिसाब से वो प्रिजनर मर रहा था तो उसको मार देना चाहिए था, मतलब उसको मरने देना चाहिए था, उसके साथ कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी। आपका काम है किसी को बचाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर किसी की जान बचाते चलोगे, ऐसा उस बूढ़े गार्डनर का कहना है। और यंग मास्टर और ओल्ड मास्टर के हिसाब से वो बार बार ये बात बोल रहा है। ओल्ड मास्टर उसके सदाओ के फादर, जो कि अपनी कंट्री को के लिए बहुत ज़्यादा वो एक पैट्रियट थे, हर एक चीज़ उनके घर में होनी चाहिए तो जापान की ही होनी चाहिए, दूसरे कंट्री का कुछ यूज़ नहीं करते थे। और यहाँ पे सदाओ जो है वो उसको यंग मास्टर बोला जा रहा है क्योंकि ये इनको नादान समझ रहा है, वो कि नादान है, इनको दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, इतना ज़्यादा हुनर आ गया है इनमें, कि कला आ गई है इनमें, कि जिसकी भी ज़िंदगी बचानी होती है बचा लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो दुश्मन है या कोई और है, ठीक है। The cook said contemptuously, contemptuously, इसका मतलब होता है नफ़रत के साथ। वो कह रहा है ये बात, जितनी भी बात वो सदाओ के बारे में बोल रहा है वो बहुत नफ़रत के साथ।
कंटेम्पचुअसली, ठीक है, वो एकदम खुन्नस के साथ बोल रहा है। उसको सदाव के बारे में बोलते हुए ज़रा भी ख़राब नहीं लग रहा है कि वो अपने मालिक के बारे में ऐसे बात कर रहा है। उसको बहुत नफ़रत हो रही है कि आखिर उस प्रिजनर को, उस अमेरिकन को इन्होंने क्यों बचाया, उसको मरने दिया होता, ठीक है। और ये बात उसको बहुत खा रही है अंदर से। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizer, and the old gardener would not let her waste a drop of it. अब वहाँ पे the cook said contemptuously, ये वाला जो लाइन था, the young master is so proud of his skill to save life that he saves any, ये बात एक कुक ने बोली, सॉरी मेरी गलती। ये वाला जो लाइन है कि जो यंग मास्टर हैं, जो नए मास्टर हैं हमारे, यानी कि जो सदाव है, जो ओल्ड मास्टर यानी कि सदाव के फादर, यंग मास्टर यानी कि सदाव जो जवान, ठीक है, यानी यंग यानी कि नादान मास्टर बोला जा रहा है सदाव को, कि सदाव जो है वो ज़िंदगियाँ बचाने में इतना स्किलफुल हो गया है, इतना एबिलिटी है उसमें, इतना हुनर आ गया है कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा लेता है। ये जो लाइन है ये कुक ने बोली है। वहाँ पे जो बावर्ची है वो एक लेडी है, वो बोल रही है ये बात नफ़रत के साथ, ठीक है। और वो उस टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ चिकन होता है, हम लोग चिकन खाते हैं, वो लोग वहाँ पे एक चिड़िया खाते हैं जिसका नाम है फाउल, FOWL, ठीक है। वो उस चिड़िया की गर्दन, वो किचन में खाना बना रही है और वो उस पक्षी की जो गर्दन है वो बहुत हुनर के साथ काटती है। यहाँ पे वो कह रही है सदाव के बारे में कि जिसकी जान बचा सकते हैं वो बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एक जान को मार रही है। वो चिकन, वो जो भी बर्ड है उसको, उसकी गर्दन हटा देती है और वो चिड़िया जो है वो फड़फड़ाने लगा, फ्लटरिंग, हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और वो जो चिड़िया है दूसरे हाथ में वो फड़फड़ा रहा है, क्योंकि चिकन जब उसके धड़ से अलग किया जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो फड़फड़ाता है। तो वैसे ही वो जो चिड़िया है उसकी गर्दन उसने अलग कर दी है धड़ से, और वो चिड़िया भी फड़फड़ा रहा है। और उसका जो ब्लड है उस चिड़िया का, वो एक लत होती है, एक पौधा होता है जिसको बोला जाता है विस्तारिया वाइन। विस्तारिया वाइन, वाइन का मतलब होता है लत, क्रीपर, ठीक है, पौधे का जो लत होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो वो जो चिड़िया है, ये जो फाउल, इसकी गर्दन तो काटी, तो इसके गर्दन, इसके बॉडी से जो ब्लड निकल रहा था वो इसके रूट्स में डाला जाता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है उसके लिए, ठीक है। तो वो फड़फड़ा रहा होता है और इसके सारे ब्लड को वो विस्तारिया वाइन के रूट में, जड़ में जा कर के डाल देती है। और ब्लड जो होता है वो बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है, और जो पुराना गार्डनर है, जो बूढ़ा गार्डनर है, वो एक भी ड्रॉप इस चिड़िया का वेस्ट नहीं होने देता है। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये उनकी क्वालिटीज़ दिखाई जा रही है कि ये लोग क्रूअल हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने कंट्री, अपने रूट, अपने ये सारी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ये लोग अडिग हैं उस चीज़ पे, एडमेंट हैं उससे, ये इनका नेचर है, ठीक है। और ये लोग इस बात को बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अब जो गार्डनर है वो ब्लड डाल रहा है रूट्स में, तो ये उसका अपना नेचर है, ये उसका काम है, वो किसी भी तरीके से पौधे को अच्छा बनाएगा, तो वो अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है। ये कुक है, ये बहुत ही हुनर के साथ इस चिड़िया को का धड़ से सर से धड़ अलग कर देती है। ये अपना काम बखूबी कर रही है। ये लोग दोनों अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि जब सदाव कर रहा है अपना काम बखूबी स्किल के साथ, तो इनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस चिड़िया को मारना ये तो गलत है, लेकिन ये लोग फिर भी जस्ट बिकॉज ये उनके काम का एक पार्ट है, हिस्सा है, तो ये लोग उस काम को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं नज़र आ रही है इनको। लेकिन यही काम जब सदाव ने किया, बिना ये देखे कि कौन मर रहा है, उसको बचा लिया, तो इनको ये बात गलत लगने लगी। इनको लगने लगा कि मेरा मास्टर, मेरा मालिक अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ओके,
It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. 3 सर्वेंट हैं, एक कुक है, एक गार्डनर है और एक यूमी है जो कि नैनी है। तो यूमी बहुत ही उदासी के साथ कहती है कि हम लोगों को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इट इज़ द चिल्ड्रन, ठीक है, हम लोगों को बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ पे बाकी किसी के बारे में सोचो मत, लेकिन बच्चों के बारे में ज़रूर सोचने वाली बात है। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? क्या ज़िंदगी होगी इनकी आगे चल कर के अगर इनके फादर को गिरफ्तार कर लिया गया गद्दार बोल करके, कंडेम। और ट्रेटर का मतलब गद्दार। कि उन बच्चों का क्या होगा, अगर इन बच्चों की किस्मत क्या होगी आगे चल के अगर इनके फादर को गिरफ्तार कर लिया गया कि तुम एक गद्दार हो, तुमने देश के साथ गद्दारी की है, ये बोल करके उन्हें उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो बच्चों का क्या होगा, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. अभी ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो ये सब कॉन्वर्सेशन जब चल रहा था तो हैना वरांडा में फ्लावर वाज में फूल अरेंज कर रही थी। वरांडा में वो लोग डेली फूल बदलते हैं, तो वहाँ पे कुछ फ्लावर्स रखे थे, वो उसको अरेंज कर रही थी, वरांडा में डाल रही थी। तो उसी टाइम पे ये लोग ये सारी बातें कर रहे थे और ये जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे थे ताकि ये सारी बातें हैना के कान तक जाए, हैना सुने। ये हैना को सुना करके ही ऐसी बात कर रहे थे, इनका ये इरादा था, इंटेंशन था, इंटेंशनली ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज़ दैट शी माइट हियर। और हैना को भी अच्छे से पता था कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये मुझे सुनाने के लिए कर रहे हैं, ये मुझे सुना के ऐसी बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे नहीं कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं ये सारी बातें सुनूं, क्योंकि हैना एक माँ है, वो अपने बच्चों के बारे में जब ऐसा कुछ सुनेगी तो उसके भी दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हो सकता है मेरे पति को अगर पकड़ लिया गया तो उस टाइम पे मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, तो टेंशन बढ़ेगी। तो हो सकता है ना जल्दी से बोले कि इसको पुलिस को दे दो या ऐसा कुछ घबरा करके कोई स्टेप लेगी। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन द मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और कहीं ना कहीं ये गलत भी नहीं है, ये बात उसको भी पता है, हैना भी ये बात अपने अंदर बहुत अच्छे से जानती है कि ये लोग जो बातें बोल रहे हैं ये गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं सच है, ये कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं ये लोग। But there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन एक तरफ ये लोग की बातें सुन करके हैना को पता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके तरफ एक ऐसा उसके दिल में हिस्सा है जो उसको बार बार ये बोल रहा है कि जो समझ रहा है कि अगर उस प्रिजनर को दे दिया जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा, वो नहीं चाहता है। वो दूसरा वाला जो उसका हिस्सा है हैना का, वो नहीं चाहता है कि वो इनकी बातों को सुने और समझे या इनकी बातों में आ जाए, क्योंकि वो दूसरी तरफ से उस प्रिजनर की ज़िंदगी के बारे में भी सोच रही है, जो कि एक सच्चा ह्यूमन, एक अच्छा ह्यूमन यही करेगा। वो सेल्फिश नहीं हो सकता है। एक ह्यूमैनिटी जिसमें होगी वो इतना सेल्फिश होकर के कोई डिसीजन नहीं ले सकता है कि सिर्फ अपने बच्चों और अपने को बचा लिए और एक 17 साल का लड़का जो भी इतना ज़ख्मी है उसको किसी और को सौंप दिया जाए जो उसको मार डालेगा। इट वॉज़ नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग फॉर द प्रिजनर। और ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई लगाव हो गया था हैना को उस प्रिजनर से, नहीं, लगाव तो था ही, ऐसा नहीं था कि वो पसंद करने लगी थी उसको या उसको अपने घर का हिस्सा मानने लगी थी, ऐसा नहीं था। लेकिन ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है जो आपको डिसीजन नहीं लेने देती है, वो आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेने देगा ह्यूमैनिटी जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और आप में ह्यूमैनिटी है तो आपके कितना भी आपके अच्छे के लिए वो काम क्यों ना हो, आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे कि ना मेरे से ये काम नहीं होगा। जैसे जब बात आई उनको समंदर में फेंकने की, ये लोग नहीं कर पाए, ठीक है।
फिर कि नहीं तुम इसको ऑपरेट नहीं करोगे, हैना कह रही थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया। और अभी ये लोग डिसीजन इतने होने के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं कि उसको प्रिजनर को क्या करना है प्रिजनर का। And this is the biggest question that I am leaving you with, that what happens with the prisoner? Shall they give shall they give him to the Japanese government, or what shall they do? क्या करना चाहिए उनको? This is the biggest question and we will find it out in the next lecture. Thank you.